हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता है, राजस्थान महात्मा गांधी सेवा प्रेरक वाली जो भर्ती है कोर्ट में जा चुकी है, ठीक है ना। साथियों, कोर्ट में जाने की वजह से बहुत सारे युवाओं की उम्मीदें टूट चुकी हैं, ठीक है। काफ़ी युवा तो दोस्तों अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और साथियों मैं तो यही कहूँगा, जब तक हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता, यानी कि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। लेकिन साथियों आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा क्या इस भर्ती पर स्टॉप लग सकता है आचार संहिता की वजह से, क्योंकि आप लोगों को ये पता ही है साथियों आचार संहिता लगने वाली है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर से, ठीक है ना। अब साथियों सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक यदि कोई निर्णय निकल के नहीं आता है तो साथियों आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। जब साथियों इस पे आचार संहिता प्रभावी होगी तो क्या भर्ती पे स्टॉप लग सकता है या फिर ये भर्ती रद्द हो सकती है। इस भर्ती के रिगार्डिंग कौन सा एक्शन लिया जा सकता है और कौन सा नहीं लिया जा सकता, क्या ये भर्ती आचार संहिता में भी पूर्ण हो सकती है, ऐसी क्या हमको उम्मीद है। तो देखिए साथियों, आचार संहिता में किसी भी भर्ती को कंप्लीट कराना साथियों बहुत टेढ़ी खीर होता है, ठीक है ना। अब साथियों आचार संहिता में कंप्लीट कराना टेढ़ी खीर क्यों होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी को तो अभी यही नहीं पता होगा कि आचार संहिता जो होती है वो हमारे प्रशासनिक मामलों पर किस तरह से प्रभावी होती है, यानी कि किस तरह से हावी होती है। तो साथियों आज मैं आपको आचार संहिता के वो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि आचार संहिता हमारी इस भर्ती पे किस तरह से प्रभावी है, ठीक है ना। और साथियों हमको इससे क्या उम्मीद है, क्या हमको इससे उम्मीद करके रखनी चाहिए या फिर हमको इससे कोई आस नहीं लगानी चाहिए, यानी कि हमारे पास इस भर्ती को लेकर के क्या स्कोप है क्या नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों हमको भी पता है बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन साथियों क्या करें, जब तक हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता, किसका, हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आ जाता साथियों, जब तक इससे स्टे ऑर्डर नहीं हट जाता तब तक साथियों कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन साथियों आज इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि यदि इस पर कुछ उम्मीद बचती है आचार संहिता लगने के बाद तो कितने % उम्मीद बचती है और उस उम्मीद को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और साथियों जो हमारे संवैधानिक रूल्स होते हैं आचार संहिता में वो कौन से होते हैं वो देख लीजिए। देखिए साथियों आज के इस वीडियो में आपको सेवा प्रेरक से संबंधित ही नहीं बल्कि अन्य भर्तियों के संबंध में भी आचार संहिता किस तरह से प्रभावी होती है वो भी बताऊंगा। साथियों आज का वीडियो आप लोगों की नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको ये सेवा प्रेरक वाली भर्ती के लिए क्लेरिफिकेशन कर देगा कि इस भर्ती में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि साथियों मैं आपको ये पूरा रीजन दे दूंगा। साथियों डिसीजन लेना आप लोगों के हाथ में होगा कि इस भर्ती के आगे क्या हो सकता है। और साथियों जैसा आप लोग डिसीजन लोगे उस डिसीजन के अनुसार मेरे लिए कमेंट जरूर करना कि सर आपने हमको जिस हिसाब से इसका एक्सप्लेन किया है आचार संहिता का, उस हिसाब से हमारी भर्ती के ऊपर कौन सा एक्शन लिया जा सकता है इस सेवा प्रेरक वाली पर, तो उसका निर्णय साथियों मेरे लिए कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है ना। मैं भी तो देखता हूं कि आप लोगों का डिसीजन की जो पावर है वो कितनी अच्छी है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा कि भर्ती पे स्टॉप लगेगा या फिर नहीं लगेगा। देखिए साथियों मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा, जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक भर्ती के ऊपर कोई स्टॉप नहीं लगेगा। देखिए साथियों भर्ती के ऊपर स्टॉप लगना और भर्ती के ऊपर स्टे लगना एक अलग रीजन हो जाता है, ठीक है ना। भर्ती के ऊपर स्टे लगना तो साथियों हाईकोर्ट वगैरह का ऑर्डर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टॉप लगना साथियों वो विभाग खुद भर्ती पे स्टॉप लगाता है, ठीक है ना साथियों। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों संवैधानिक नियम की। क्या ऐसे कोई संवैधानिक रूल्स हैं जिसकी वजह से आचार संहिता में इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जा सकता है। तो साथियों मैं आपको वो संवैधानिक रूल्स भी बताऊंगा कि किन किन रूल्सों के अकॉर्डिंग हमारी इस भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है और आचार संहिता का किस तरह से दोस्तों हमारे इस भर्ती के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो साथियों इससे पहले आपको आचार संहिता के बारे में समझना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इस भर्ती के संबंध में और भी कुछ विशेष रूप से चर्चा करेंगे, कुछ डिटेल को लेकर के, कुछ हाईकोर्ट के ऑर्डर को लेकर के, ठीक है ना। और कुछ दोस्तों हमारे शांति एवं अहिंसा विभाग के उद्देश्य को लेकर के, ठीक है ना। यानी कि शांति एवं अहिंसा विभाग का जो प्रोसीजर चल रहा है हाईकोर्ट को जवाब देने का, वो प्रोसीजर क्या चल रहा है, हाईकोर्ट साथियों इस भर्ती के संबंध में क्या डिसीजन ले सकता है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों इससे पहले आचार संहिता के प्रभाव क्या हो सकते हैं आचार संहिता को जान लेते हैं साथियों, क्योंकि आप लोगों के सामने बार बार ये सवाल उठ के आ जाता है कि आचार संहिता इस भर्ती को नहीं होने देगी, आचार संहिता नियमितीकरण नहीं होने देगी, आचार संहिता इस भर्ती पे स्टॉप लगा देगी, आचार संहिता में यह काम बंद हो जाएगा, आचार संहिता में वो काम बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों वाकई में आचार संहिता के अंतर्गत कितनी पावर है और साथियों जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके कौन कौन से नियम है साथियों, वो भर्ती को किस तरह से स्टॉप कर सकता है किस तरह से स्टॉप नहीं कर सकता वो देख लीजिए, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको आचार संहिता के बारे में बता देता हूं। देखिए साथियों ये जो मैं आपको आचार संहिता के बारे में पढ़ा रहा हूं साथियों, ये पॉलिटी की बुक से साथियों मैं कटिंग लेके आया हूं, ठीक है ना। साथ ये पॉलिटी की बुक ही कटिंग और मैं आपको पहले बता रहा हूं साथियों, ये प्रूफ के तौर पर मैं आपके लिए बता रहा हूं कि आचार संहिता क्या होती है। यदि साथियों मैं आपको वैसे ही बताता बिना प्रूफ के तो साथियों हो सकता था कि आप लोगों में से 90% लोग तो ट्रस्ट कर लेते क्योंकि वो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, लेकिन 10% लोग फिर भी ट्रस्ट नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं कि सर आप हमें आचार संहिता के बारे में गलत जानकारी दे रहे हो, ठीक है ना। इसलिए साथियों मैं आपको वो डायरेक्ट कटिंग लेके आ रही की बुक
ठीक है ना। देखिए साथियों ऊपर लिखा हुआ है प्रशासनिक मामले, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है प्रशासनिक मामले। और साथियों 5.8 में लिखा हुआ है तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबंध। अब साथियों इस चीज को आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों 5.8.1 में क्या लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आदर्श आचार संहिता में यह कहा गया है कि इसके प्रभाव में रहने की अवधि के दौरान सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि में ऐसी कोई तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं जिससे सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाता प्रभावी हो सकते हैं। देखिए साथियों ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 5.8.1 देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आचार संहिता के दौरान किसी भी भर्ती की नियुक्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि साथियों यदि नियुक्ति की जाती है, यानी कि मान के चलिए कोई वैकेंसी निकलती है और आचार संहिता के दौरान उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, तो साथियों हमारी जो विपक्ष की पार्टी होती है, सपोज कीजिए कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की पार्टी है, ठीक है ना, लेकिन साथियों यदि कांग्रेस ने इसकी नियुक्ति कर दी आचार संहिता के दौरान किसी भी वैकेंसी की, तो साथियों जो हमारे विपक्ष की पार्टी होती है, जैसे कि मान के चलिए बीजेपी पार्टी है या फिर साथियों एएसपी पार्टी या बीएसपी कोई भी हो, ठीक है ना, हमें पार्टियों से मतलब नहीं है, तो साथियों वो पार्टी क्या करेगी, इसके लिए एक मुद्दा क्रिएट कर देगी और साथियों इस वैकेंसी पे स्टॉप लगवा देगी। अदरवाइज साथियों जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी मुसीबत खड़ी कर देगी जिसकी वजह से ये जो कांग्रेस पार्टी है ये चुनावों में भाग नहीं ले सकती, ठीक है ना। इसीलिए साथियों आचार संहिता के दौरान जो हमारे निर्वाचन आयोग के जो नियम है साथियों उनको मानना पड़ता है। और साथियों निर्वाचन आयोग के नियम के तहत साथियों 5.8.1 में मैंने आपको बताया क्या लिखा हुआ है, साथियों आदर्श आचार संहिता में कभी भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी क्या हमारे पास कोई स्कोप है, अब देखिए साथियों कोई ना कोई स्कोप रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या स्कोप हमारे पास आता है। अब हम पढ़ते हैं 5.8.2 वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए साथियों इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन आयोग की यह नीति रही है कि आयोग को संघ अथवा राज्य के लोक सेवा आयोग, देखिए या तो संघ हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, जैसे कि हमारे राजस्थान में आरपीएससी है, ठीक है ना, इस हिसाब से। इसके बाद आगे लिखा हुआ कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि जैसे कि हमारा आरएसएम एसएसबी बोर्ड है, अथवा अन्य संवैधानिक निकाय जैसे कि हमारा शांति एवं अहिंसा विभाग हो, एक संवैधानिक निकाय, ठीक है ना। इनके परिणामों अथवा सिफारिशों पर की गई नियुक्तियां नियमित भर्ती पदोन्नति यानी कि प्रमोशन अथवा विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिश पर नियमित पदोन्नति पर कोई आपत्ति नहीं होती है। किसको नहीं होती है साथियों, निर्वाचन आयोग को कोई आपत्ति नहीं होती है। आरपीएससी भले अपनी वैकेंसी कराए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आरएसएम एसएसबी बोर्ड भले अपनी वैकेंसी कराए या भले अपन को पदोन्नति दे या फिर उनको प्रमोशन दे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती निर्वाचन आयोग को। लेकिन साथियों समस्या किसको होती है, समस्या होती है साथियों हमारी विपक्ष की पार्टी को। किसको होती है साथियों, विपक्ष की पार्टी को होती है साथियों, जिसकी वजह से विपक्ष वाली जो पार्टी होती है यानी जो वर्तमान में सरकार है उसके विपक्ष की जो पार्टी है वो साथियों मुद्दा क्रिएट कर देती है और इन भर्तियों पर स्टॉप लगवा देती है, जिसकी वजह से साथियों जो हमारी वर्तमान की पार्टी है वो खतरे में आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, किंतु। अब इन्होंने किंतु और लिखा है, किंतु का कहने का मतलब क्या समझिए, किंतु कतिपय मामलों में यानी कुछ मामलों में संबंधित प्राधिकरण के द्वारा विधिवत चयन के आधार पर सामान्य प्रक्रिया से की गई नियमित नियुक्तियों को भी निर्वाचन के पूरे होने के बाद तक टाला गया है। अब देखिए साथियों ऐसी कंडीशन होने के बाद यानी कि निर्वाचन आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लोग भर्ती करवा सकते हो। लेकिन साथियों ऐसी प्रॉब्लम होने के बाद भी यानी कि निर्वाचन आयोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दोस्तों कुछ भर्तियां ऐसी थी जिनमें साथियों नियुक्ति दी जानी थी निर्वाचन के समय। किसके समय, निर्वाचन के समय नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन साथियों उन भर्तियों को टाला गया था निर्वाचन के बाद यानी कि आचार संहिता के बाद वाली स्थिति में टाला गया था। साथियों ये हमको देखने को मिला था 2008 की किसकी रीट की वैकेंसियों में, ठीक है साथियों। 2008 में जब रीट की वैकेंसियां हुई थी तो साथियों उस समय चुनाव हो रहे थे। जब साथियों चुनाव हो रहे थे तो हमारी 2008 में लगभग 22,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी थी, ठीक है ना, राजस्थान सरकार को। लेकिन साथियों उनके लिए नियुक्तियों पर पाबंदी लगा दी थी, यानी कि जो हमारी विपक्ष की पार्टी थी उन्होंने नियुक्ति के ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया था और उन्होंने बोल दिया कि यदि ये नियुक्ति देगी तो इसके खिलाफ हम मोर्चा निकालेंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से साथियों उन कैंडिडेटों की जो नियुक्ति थी वो आचार संहिता के बाद ही दी गई थी, ठीक है ना। आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद ही उनको नियुक्ति दी गई थी साथियों। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है उसमें पढ़ लीजिए, आचार संहिता के अंतर्गत गैर संवैधानिक निकाय। देखिए साथियों गैर संवैधानिक निकाय कहने का मतलब है जो प्राइवेट निकाय होते हैं जो वैकेंसियां निकालती हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि किसी कंपनी में वैकेंसियां निकली है या फिर किसी प्राइवेट निकाय में वैकेंसी निकली है दोस्तों, उनमें भी इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, ठीक है ना। उनके लिए साथियों ये पॉइंट लिखा गया है, इसको भी पढ़ लीजिए, आपके काम की चीज़ है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा गया है गैर संवैधानिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग से पहले अनुमति लेना आवश्यक है। यानी कि समझिए यदि आप गैर संवैधानिक निकायों के माध्यम से कोई एग्जाम दे रहा है और गैर संवैधानिक जो निकाय साथियों वो आपकी नियुक्ति करवा रहा है तो साथियों उस कंडीशन में भी गैर संवैधानिक निकाय को परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे साथियों, निर्वाचन आयोग से। उनकी नियुक्ति के संबंध में उनको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों उनको वो नियुक्ति दे सकता है, ठीक है ना। तो गैर संवैधानिक निकायों के लिए ये प्रक्रिया है। वैसे तो साथियों हमारे संवैधानिक निकायों के लिए भी है। यदि साथियों हमारी
विपक्ष की पार्टी कोई मुद्दा क्रिएट ना करे तो साथियों कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लेकिन विपक्ष की पार्टी जानती है कि यदि इन्होंने आचार संहिता के दौरान नियुक्ति दे दी, भर्तियां निकाली या फिर इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाई तो जो मतदाता होते हैं उनका रुझान हमेशा उस पार्टी की तरफ हो जाता है जो वर्तमान में चल रही है, ठीक है ना। तो जो वोट बैंक की जो सिस्टम होता है ना साथियों, यानी कि मतदाताओं का जो सिस्टम होता है, मतदाताओं के बारे में तो साथियों आपको भी पता है, उधर ही मतदान करते हैं जिधर साथियों हमारे लिए ये सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होती है, ठीक है ना। जब सरकार इतना प्रभावी हो जाएगी साथियों इन वैकेंसियों को निकाल के या फिर इनकी नियुक्ति दिलवा करके, तो साथियों विपक्ष की पार्टी के लिए वोट लेना असंभव सा हो जाएगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से साथियों विपक्ष की पार्टी स्पष्ट रूप से मुद्दा क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे लिखा हुआ वो समझ लीजिए, सम्मानित है जब कभी आयोग को ये लगता है कि मामला अति तात्कालिक नहीं है, यानी कि जब आयोग को लग रहा है कि मामला अति तात्कालिक नहीं है, इमरजेंसी क्रिएट नहीं हो रही है। किसमें? गैर संवैधानिक निकायों की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि कोई गैर संवैधानिक निकाय अपनी नियुक्ति करवाना चाहता है कर्मचारियों की, लेकिन यदि उसको कोई इमरजेंसी नहीं, जब वो परमिशन लेने जाएगा तो उसमें इमरजेंसी शो करेगा कि मेरे लिए ये इमरजेंसी है। जब निर्वाचन आयोग को लगेगा कि इसके लिए कोई इमरजेंसी नहीं है तो साथियों उसके लिए निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसको पूरा होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है, ठीक है ना। तो आयोग सरकार को परामर्श दे सकता है कि फिलहाल ऐसी नियुक्ति को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। और साथियों इस प्रक्रिया के संबंध में यानी उस गैर संवैधानिक आयोग के लिए जो हमारा निर्वाचन आयोग है साथियों उसके लिए ये सलाह दे सकता है कि अभी आप थोड़ा सा और किए, अब इस प्रक्रिया को, ये जो निर्वाचन की प्रक्रिया इसको पूरा हो जाने दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या लिखा हुआ समझ लीजिए, स्थगित कर दिया जाए नियुक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा गत वर्ष में आयोजित निर्वाचन के दौरान स्थगित किए गए थे वो इस प्रकार हैं। यानी कि कुछ प्रस्ताव आए थे साथियों हमारे जो गैर संवैधानिक निकाय थे उनकी नियुक्तियों को लेकर के। ये साथियों कुछ निकाय यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। एक तो दिल्ली शहरी कला आयोग का पुनर्गठन, ये जो साथियों गैर संवैधानिक संस्था है ना साथियों, इसने अपने ही कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन इसकी नियुक्ति के परमिशन के लिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद दूसरी जो अपनी संस्था थी उसका नाम था राष्ट्रीय बोर्ड वन्य जीवन पुनर्गठन, ठीक है ना। तो इसने भी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जो है वो मांगी थी परमिशन, तो साथियों इसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि अभी आप अपनी नियुक्तियों को स्थगित कीजिए जब तक ये निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी ना कर ले और हमारे स्टेट में निर्वाचन पूरे ना हो जाए, ठीक है ना। उसका दोस्तों तीसरा था ब्रह्मपुत्र बोर्ड का ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन प्राधिकरण पुनर्गठन। उसके बाद निजी व्यक्तियों के 4 नए राष्ट्रीय अभिकल्पित संस्थान की शासी परिषदों के लिए भी साथियों नियुक्ति के आदेश आए थे, लेकिन साथियों उन निजी संस्थानों के लिए भी नियुक्ति देने से मना कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि साथियों आयोग ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि उनके पास इमरजेंसी है यानी कि इमरजेंसी वाली कंडीशन आ जाती है तो ही आपको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है ना। तो साथियों इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम है आचार संहिता का, तो अब आपको पता लग गया होगा साथियों। मैं तो बस आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ साथियों, यदि ये वैकेंसी हो जाती है अपनी आचार संहिता से पहले कंप्लीट तो साथियों फिर तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कंप्लीट नहीं होती है तो दोस्तों फिर तो कोई उम्मीद करना ही मत। आचार संहिता में दोस्तों ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी, ये स्पष्ट लिखा हुआ साथियों। जो हमारे संवैधानिक निकाय होते हैं, ये देखिए आपको पहले पॉइंट में लिख दिया साथियों, जो हमारे संवैधानिक निकाय साथियों वो कभी भी भर्ती कंप्लीट नहीं करवा सकते, क्योंकि साथियों इसके लिए मुद्दा क्रिएट हो जाएगा। हमारे विपक्ष की पार्टी साथियों इसके लिए मुद्दा क्रिएट कर देगी, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों अब तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये आचार संहिता से पहले भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए। अब चर्चा कर लेते हैं साथियों हमारे हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो देखिए साथियों हाईकोर्ट का डिसीजन तो 19 अक्टूबर को ही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसी उम्मीद लग रही है जो हमारा शांति एवं अहिंसा विभाग है दोस्तों, ये नेक्स्ट वीक में यानी कि इस वीक के अलावा नेक्स्ट वीक में साथियों अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर देगा, यानी कि अपना जवाब प्रस्तुत कर देगा, जिसकी वजह से साथियों हो सकता है कि हमें नियुक्ति दे दी जाए, जो हमारे सेवा प्रेरक हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे शांति एवं अहिंसा विभाग ने आप लोगों का रिजल्ट रेडी कर रखा है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। उनको तो बस दोस्तों इंतजार है तो हाईकोर्ट की परमिशन का। जिस वक्त हाईकोर्ट की परमिशन मिल गई ना साथियों, ये समझ लीजिए आप लोगों की नियुक्ति हो गई। 2 दिन में दोस्तों आपकी नियुक्ति करवा देगा शांति एवं अहिंसा विभाग। बस वो इंतजार कर रहा है, तो दोस्तों इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि हाईकोर्ट से परमिशन मिल जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आचार संहिता का पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया है। आप देखते हैं साथियों आप लोगों की जो डिसीजन पावर होती है वो कितनी मजबूत होती है। आप लोग मुझे बताना कि आगे इस भर्ती में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कमेंट जरूर करना। शांति एवं अहिंसा विभाग से यदि कोई नोटिफिकेशन नया आता है, पर कोई नई जानकारी मिलती है तो मैं आपको तुरंत अपडेटेड कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतने काफी है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।